हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनल ऑडिट का सितंबर 25 के क्वेश्चन पेपर। जिन स्टूडेंट्स ने सितंबर 25 में एग्जाम्स दिए हैं तो उम्मीद करता हूं पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और अब अच्छे रिजल्ट का इंतजार करिए। और जिन स्टूडेंट्स का जनवरी 26 में या उसके बाद एग्जाम है तो वो इस पेपर को कंसीडर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए कि किस तरीके से आईसीएआई आज की डेट में क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक जनरल एनालिसिस की। तो यदि हम इस पेपर को इन जनरल डिस्क्राइब करें तो ये एक मैनेजेबल पेपर था, एवरेज लेवल का पेपर था, जिसमें काफी क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो पुराने आरटीपीज है, एमटीपीज है, पास्ट एग्जाम्स है, उनको मॉडिफाइड फॉर्म में इस पेपर के अंदर सेट किया गया था। एमसीक्यूज भी कंपैरेटिवली सिंपल है, बट जो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए कि हमने ये आंसर दिया है, इसका ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो अभी इसी वीडियो में मैं आपके साथ उन सारी ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा कि मैं एक पर्टिकुलर ऑप्शन को क्यों करेक्ट मान रहा हूं और बाकियों को क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। इंटरेस्टिंग है कि 5 एमसीक्यूज एक सिंगल चैप्टर से आए हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसमें से 2 क्वेश्चंस कारो के हैं और 3 क्वेश्चन 700 सीरीज के स्टैंडर्ड्स के हैं। 3 एमसीक्यूज 299, 315 एंड 620 स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। एक एमसीक्यू ग्रुप ऑडिट के चैप्टर में से कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स पर है। 2 एमसीक्यूज बैंक्स एंड एनबीएफसी के चैप्टर में से है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। एक एमसीक्यू ईएसजी एश्योरेंस के ऊपर मेथोडोलॉजी को लेकर के है और 3 एमसीक्यूज प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में से है, रेगुलेशन 192 पर, सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज 10 पर एंड डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड पर। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और इस क्वेश्चन की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वो क्या है, मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं और क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा गया एक वर्ड दिखाता हूं। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। आईसीएआई कहता है कि हम केस सिनेरियोस बनाकर के आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जो इंटीग्रेटेड बेसिस पर है। इंटीग्रेशन का मतलब यह नहीं होता कि 4 चैप्टर से एमसीक्यूज उठाए और उनके फैक्ट्स को इकट्ठा कर दिया और उसके बाद 4 क्वेश्चन डाल दिए। इंटीग्रेशन का मतलब कि आप पर्टिकुलर फैक्ट्स को दे रहे हैं और वो फैक्ट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और जब आप उनके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो उस पूरे फैक्ट्स को एनालाइज करना होता है। बट ऐसा इस पूरे पेपर में कहीं पर कुछ नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। सिर्फ क्या किया गया, 4 अलग अलग चैप्टर के एमसीक्यूज, 4 अलग अलग वो एमसीक्यूज हैं, चारों के फैक्ट्स अलग अलग हैं, सिर्फ उनको एक केस स्टडी के अंदर पहले फैक्ट्स इकट्ठे कर दिए गए और फिर उनके क्वेश्चंस को डाल दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट केस स्टडी, जिसमें 4 एमसीक्यूज हैं। एक एमसीक्यू इसमें एनबीएफसी कंपनी का है, एक एमसीक्यू कारो 2020 का है, तीसरा एमसीक्यू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में 700 सीरीज पर है एंड फोर्थ एमसीक्यू बैंक ऑडिट के ऊपर है। 4 एमसीक्यूज हैं। इनके लिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस के फैक्ट स्टडी करते हैं और इवन क्वेश्चन के फैक्ट्स में भी तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल गलत है, कॉन्सेप्चुअली, बट उनसे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दैट्स ओके। डिस्कस करूंगा आपके साथ कहां पर इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने पेपर सेटिंग में
बहुत मेजर चीजों को इग्नोर किया है। SQC and Associate is a firm of chartered accountants specializing in audit and assurance services for the past 2 decades. 6 partner headquartered Thiruvananthapuram branch office, 3 locations Kerala. They are appointed as the statutory auditor of Kochi branch of KLM Bank Limited for the financial year 24-25. बैंक ने various types of advances दिए हैं customers को including the export advances. Auditor want to be sure that there is no revenue leakage in the branch, and auditor has conducted a detailed verification of compliance with the bank policy and guidelines. The following discrepancies are identified during the verification of revenue leakage. इस पूरे फैक्ट्स के ऊपर जो बैंक ऑडिट से रिलेटेड फैक्ट्स है, एक क्वेश्चन है टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लीकेज। क्यूटी लिमिटेड को एक टर्म लोन सैंक्शन हुआ है, कितने अमाउंट का? 5 करोड़ रुपीस का। इंटरेस्ट रेट 9.5% पर एनम। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट रेट 8.5% का आया है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 5 CR पर 1% फॉर 1 ईयर, दैट इज 5 लाख रुपीस का रेवेन्यू लीकेज हुआ। बैंक ने एक वर्किंग कैपिटल सैंक्शन की है 3 करोड़ रुपए की एनके प्राइवेट लिमिटेड को। बैंक के सर्कुलर में कहा गया प्रोसेसिंग फीस 1% की है, बट सिर्फ 0.5% चार्ज की गई। 3 CR का 0.5% 1,50,000 की रेवेन्यू लीकेज यहां पर आ गई। बैंक ने एक कैश क्रेडिट लिमिट 4 करोड़ रुपए की सैंक्शन की विद ए कंडीशन दैट स्टॉक स्टेटमेंट मस्ट बी सबमिटेड मंथली। डीईएफ ने यह स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने के लिए सबमिट नहीं की, जिसके कारण एक पिनल इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 2% पर एनम का एज पर द सैंक्शनड टर्म्स। सो 4 करोड़ रुपए पर 3 महीने के लिए 2% पर एनम के ऊपर यह कैलकुलेशन हमें करनी है। 4 CR का 2% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 2, नहीं एक सेकेंड, 2% पर एनम एज पर द सैंक्शन टर्म्स 4 करोड़ का। ये अमाउंट आ गया 2 लाख रुपीस का। 4 CR इंटू में 2% इंटू में 3/12, 2% पर एनम है और ये 3 मंथ का पीरियड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक एक्सपोर्टर GHI एक्सपोर्ट अवेल्ड पैकिंग क्रेडिट ऑफ 2 करोड़ एट 6% पर एनम फॉर द 3 मंथ, बट रीपेमेंट उसने 1 महीने देरी से करी है, 1 मंथ डिले। द ओवरड्यू इंटरेस्ट 12% है एज पर बैंक सर्कुलर। यदि ओवरड्यू हो जाता है तो इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था 12% का, लेकिन ओवरड्यू इंटरेस्ट रेट फॉर द डिलेड पीरियड वाज नॉट अप्लाइड। रेट वाज नॉट अप्लाइड मतलब आपका जनरल रेट था जो 6% का, वो अप्लाई हुआ, होना चाहिए था 12%। तो 2 करोड़ पर 6% आपने अप्लाई कर दिया है, होना चाहिए था 12%। तो जो डिफरेंस है 6% वो हमें और कलेक्ट करना पड़ेगा इनटू में 1/12। तो 2 करोड़ का 6% डिवाइड बाय 12 1 लाख रुपए। टोटल अमाउंट 5 लाख प्लस 150 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, दैट इज 9,50,000 रुपीस। ये एक क्वेश्चन है जो फ्रेम किया गया है।
you are required to calculate the amount of revenue leakage calculated by the auditors for the Kochi branch of KLM Bank Limited. तो आंसर है इसका 9,50,000 रुपए। तो जिस बच्चे का भी क्वेश्चन पेपर है ये, उसने इसका आंसर सही सेलेक्ट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देन यहां से दूसरे क्वेश्चन के फैक्ट्स शुरू हो जाते हैं। SQC and Associates, they are appointed as the auditor of Easy Finance Limited, which is the NBFC company जिसमें S engagement partner है। S is concerned with calculating the aggregate risk adjusted value of the asset so as to compute the minimum capital ratio, CRAR निकालने के लिए। Following details are available from the balance sheet as of 31st March 2025. कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूडिंग FD एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स विद द बैंक, इसके ऊपर 0% का रिस्क वेट होता है। इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर 100% का रिस्क वेट होता है। करंट असेट्स, लोन्स टू स्टाफ, इसके ऊपर अगेन 0% का रिस्क वेट होता है। फिक्स असेट्स नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर 100% का रिस्क वेट होता है। डोमेस्टिक सवेरियन स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स विच आर इन डिफॉल्ट फॉर 75 डेज, इस पर 20% का रिस्क वेट होता है। तो 50 CR, 30 CR, 12 CR, 92 CR। तो ये एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, एनबीएफसी की मिनिमम कैपिटल रेशो 92 करोड़। तो जिस बच्चे का ये पेपर है उसका ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन के फैक्ट्स यहां से शुरू होते हैं। फर्दर, SQC and Associate appointed as the statutory auditor of a listed company for the financial year 24-25. It was observed during the audit that MRP Limited has carried out revaluation of its building and the software. Revaluation एक registered valuer ने किया है। As a result of the revaluation, the carrying value of the building increased हुई है। ये इंक्रीज रिप्रेजेंट करता है 6% इंक्रीज ओवर द ग्रॉस कैरिंग वैल्यू। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 12% इंक्रीज ओवर द नेट कैरिंग वैल्यू। ग्रॉस कैरिंग वैल्यू पर कंसीडर करें तो 6% है, नेट कैरिंग वैल्यू पर कंसीडर करें तो 12% है। द सॉफ्टवेयर असेट्स का अ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, 10% रिडक्शन है ओवर द ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, 16% रिडक्शन है ओवर द नेट कैरिंग वैल्यू। तो अब यहां पर आपको अपना प्रोविजन याद करना है कि यहां पर कारों की रिपोर्टिंग में इसकी क्या आंसरिंग बनेगी। सेकंड क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर फैक्ट पर बेस्ड है। हाउ विल मेसर्स SQ एंड एसोसिएट रिपोर्ट अंडर कारो 2020 with respect to the revaluation of assets? क्या ये सिर्फ रिपोर्ट करेगा ओनली द सॉफ्टवेयर असेट्स को, मेंशनिंग दैट वैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने की है एंड स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज? क्या ये रिपोर्टिंग होगी सिर्फ बिल्डिंग के रिवैल्यूएशन की? क्या दोनों को ही रिपोर्ट नहीं किया जाएगा या दोनों को रिपोर्ट किया जाएगा? इसके लिए आपको कारों के पैरा 3 क्लॉज नंबर 1 पर जाना पड़ेगा। चलो मैं आपको कारों का पैरा 3 क्लॉज 1 एक बार रिकॉल करा देता हूं, क्या कहता है। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। Whether the company has revalued its property, plant and equipment or intangible assets, whether the valuation is based on the valuation by a registered valuer
यदि हां तो आप चेंज स्पेसिफाई करिए, यदि ये चेंज 10% और मोर है in the net carrying value of each class of property, plant and equipment or intangible asset. %10% or more in the aggregate of net carrying value of each class. तो अब हमारे इस क्वेश्चन में सॉफ्टवेयर की बात करें, वहां पर 16% का चेंज है नेट कैरिंग वैल्यू का, चाहे वो डाउनवर्ड अपवर्ड कुछ भी हो, दोनों रिपोर्ट होते हैं। बिल्डिंग में 12% का है नेट कैरिंग वैल्यू पर, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। तो जिस बच्चे का ये पेपर है उसने पहले तो डी सेलेक्ट किया, बाद में इसको क्रॉस करके ए कर दिया, आपका पहला सिलेक्शन सही था, डी इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से शुरू होते हैं लास्ट क्वेश्चन के फैक्ट्स। SQC, they are in the course of forming an opinion on the financial statements of MRP Limited based on the evaluation of the conclusions drawn from the audit evidence made. They have made the following observations. Observation 1, कंपनी ने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया है फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल सप्लायर। एज ऑन 31st March 2025, trade payables form a significant portion of total liabilities. A substantial number of supplier accounts were subject to reconciliation, delayed confirmation, required significant year-end adjustments. मैनेजमेंट ने इन इश्यूज पर रिस्पोंड नहीं किया। मैनेजमेंट इन इश्यूज पर रिस्पोंड नहीं करती तो ऑडिटर कहां जाएगा? वो जाएगा TCWG के पास। ऑडिटर ने कंसीडर किया इन्हें एज ए हाई रिस्क एरिया। However, based on the other audit procedure, फाइनल कंक्लूजन निकला ट्रेड बैलेंसेस एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड है। ट्रेड बैलेंस एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड। अब क्योंकि ये एक हाई रिस्की एरिया है और ये एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड है, नंबर 1 आपकी ओपिनियन आएगी अनमोडिफाइड। EOM OM का कोई मतलब ही नहीं होता। रीजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इस तरह के कोई डिस्क्लोजर्स है? नो। गोइंग कंसर्न का कोई मतलब नहीं आ रहा। क्या ये KAM है? यदि हम SS 701 को देखते हैं तो 701 में जो की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन दी गई है, वहां पर यही चीज तो कहा गया है कि these are the matters that were of most significance in the audit of financial statements of the current period। और ये जब डिटरमिन किए जाते हैं तो जो एरिया में जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाईली असेस्ड है, तो वो क्या बनता है? की ऑडिट मैटर बनता है। तो इसके ऊपर ऑडिटर क्या देगा? KAM देगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, a batch of finished goods worth 1.8 crore was found to be missing during the physical verification of inventory. It also constituted a significant portion of value of inventory of finished goods. That means finished goods की इन्वेंट्री के रेफरेंस में ये सिग्निफिकेंट है, मटेरियल इफेक्ट रखता है। The management stated that it was due to a clerical error in location mapping and claimed to have traced the goods post the year end. Goods मिल गए। However, डॉक्यूमेंटेशन जो प्रेजेंट किया गया वो इनसफिशिएंट है और मैं उसे वेरीफाई नहीं कर पाया हूं। देन क्या मुझे मॉडिफिकेशन पर जाना चाहिए? ये मैटर मटेरियल आइटम के लिए है जिसके लिए मैं एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाया।
इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, जो डॉक्यूमेंट मुझे दिए गए वो इनसफिशिएंट नेचर के हैं। रिजल्ट आंसर क्या बनेगा इसका? क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी आपको यहां पर। डिस्क्लेमर नहीं डाल सकता, क्यों? परवेसिव इफेक्ट थोड़ी है। ट्रेड पेएबल वो टोटल लाइबिलिटीज में सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन था, लेकिन ये सिर्फ फिनिश्ड गुड्स का ही सिग्निफिकेंट पोर्शन है, सारे असेट्स का थोड़ी है। परवेसिव इफेक्ट नहीं रखता, मटेरियल इफेक्ट रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन और रिपोर्टिंग Messrs. SQC and Associates should issue in their auditor report considering the two observation as per the applicable standards on auditing. तो 700 सीरीज के दो स्टैंडर्ड 701 एंड 705 यहां पर बेस्ड हो गया। ये कहता है अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दो दोनों मैटर्स के ऊपर, मैं इन्वेंट्री पर नहीं दे सकता। एक पर की ऑडिट मैटर दे दो, दूसरे पर एम्फेसिस ऑफ मैटर दे दो, मैं दूसरे पर एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं दे सकता। ऑब्जर्वेशन 1 पर अदर मैटर डाल दो, क्यों डाल दूं? गलत। ऑप्शन नंबर ऑब्जर्वेशन 2 को क्वालिफाई कर दो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। डी पॉइंट में सारे ठीक है, दोनों। ऑब्जर्वेशन 1 की ऑडिट मैटर में डालो, ऑब्जर्वेशन 2 के लिए क्वालिफिकेशन डालो, एज द मैटर कंसीडर टू बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो ये थी हमारी केस स्टडी नंबर 1। देखो आपस में कोई रिलेशन आया चारों क्वेश्चन के फैक्ट्स का? तो इट इज नॉट एन इंटीग्रेशन, रादर इट इज एन एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट किया है आपने चारों फैक्ट्स को। इंटीग्रेशन आता है कि जहां पर वो आपस में लिंक्ड भी हो रहे हैं, बट ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा है। नेक्स्ट केस नंबर 2। रत्नेश लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। इट इज इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग ऑफ ऑयल रिग्स, is established since 2001. The company is having its head office at Mumbai and operations across the country. कंपनी ने MPR, GKS, YX and ABS इन्हें अपना ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट किया। प्रोफेशनल वर्क इन्होंने डिवाइड कर लिया बाय म्यूचुअल डिस्कशन। However, the work related to information processing, which is a part of the control activities, a component of the internal control, ये MPR को दिया गया स्पेसिफिकली and was not a part of the joint audit assignment. Not a part of joint audit assignment. Due to shortage of resources, MPR ने helpfully subordinate staff of ABC and associates की for such verification. It's okay. While verifying the control, the subordinate staff observed the following control activities. Actual performance reviewed against budget, edit checks of input data, numerical sequence check, authorization for access to computer program, control over the implementation of new released of packaged software application. एक क्वेश्चन तो जो हमारा बना हुआ है वो इसके ऊपर बना हुआ है। During the audit, one of the joint auditor GKS and company observed that company has adopted a new Ind AS which will be effective from 1st April 2026, and early adoption of the aforesaid Ind AS is permitted as per the guidelines. This early adoption has a material effect on the financial statements of the company. The material effects on the financial statement was disclosed in the notes of the financial statement. GKS and company performed various audit procedures to verify the same and is found to be satisfactory in nature. दूसरा क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। Next, YX and Associates appointed Mr. C as an expert to verify the actuarial valuation done by the company. They performed the following specific procedures to evaluate the relevance and the reasonableness of Mr. C findings and their consistency with other audit evidences. तो क्या क्या specific procedures इन्होंने perform करे? They performed corroborative procedures for observing the C work. They performed detailed analytical procedures. They reviewed the data for completeness and internal consistency and verify the origin of data. अब इसके बेस पर क्वेश्चंस क्या क्या है? पहला क्वेश्चन तो हमारा
इन्हीं फैक्ट्स पर बेस्ड है, जहां पर बच्चों ने अलग अलग आंसर्स दिए हैं। ये पहला क्वेश्चन है शायद जहां पर बच्चों ने गलतियां की हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट the specific procedures to evaluate relevance and reasonableness of findings and consistency with the other audit evidence। तो इनमें से कौन से प्रोसीजर्स फाइंडिंग एंड कंसिस्टेंसी विद द अदर ऑडिट एविडेंस मैच नहीं करते हैं? So now we have to find out what are those procedures in relation to the findings and the consistency. Now, अब आपको ध्यान आ रहा है, जब हम एसए 620 की बात करते हैं तो जो ऑडिटर एक्सपर्ट की वर्किंग होती है वो 3 टर्म्स में मेजर की जाती है: फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंसेस। दूसरा है अजम्पशंस एंड मेथड्स, और तीसरा है सोर्स डेटा यूज्ड। यदि मैं आपको एसए 620 पर लेकर चलूं, एसए 620 हमारा आता है 3rd चैप्टर में, शायद से, एक सेकेंड मैंने नोट डाउन किया हुआ है, हाँ 3rd चैप्टर में। तो 3rd चैप्टर के अंदर एसए 620 में हमारे पास ये 3 चीजें होती हैं: फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, अजम्पशंस एंड मेथड्स एंड द सोर्स डेटा। तो फाइंडिंग्स के लिए हमारे प्रोसीजर ये हैं, अजम्पशंस एंड मेथड के लिए ये है, और सोर्स डेटा के आगे दिए हुए 2 पॉइंट: वेरीफाइंग द ओरिजिन ऑफ द डेटा एंड रिव्यूइंग द डेटा फॉर कंप्लीटनेस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी। आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के फैक्ट्स में ये दोनों पॉइंट आपको दिए हुए हैं। ये किससे रिलेटेड है? सोर्स डेटा से। और जो ऊपर वाले दोनों पॉइंट हैं ये हमारे रिलेटेड हैं फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन से। corroborative procedures to observe the auditor expert work and performing the detailed analytical procedures। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो फाइंडिंग्स का है, फाइंडिंग्स का एंड देयर कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस। तो इसके लिए 1 and 2 तो है, बट 3 and 4 सोर्स डेटा के हैं। तो क्वेश्चन ने फाइंडिंग के रेफरेंस में कहा कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, तो 3 और 4 नहीं है। 3 और 4 किसके हैं? सोर्स डेटा के। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, जैसे यदि इसी पेपर की बात करूं, बच्चे ने बिल्कुल सही सिलेक्शन कर रखा था 1 और 2 का, लेकिन 1 और 2 दे आर रिलेटेड विद द फाइंडिंग एंड द कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस। 3 और 4 नहीं है, क्योंकि वो सोर्स डेटा के हैं। बट आंसर ए ले लिया, गलत है ये। तो जिसके अभी ये क्वेश्चन पेपर था इसका आंसर 3 and 4 बी आना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ अर्ली एडॉप्शन ऑफ इंड एएस, ये ऑडिट रिपोर्ट में कहां पर आएगा? चैप्टर 7 पर चलो वापस से। चैप्टर 7 के अंदर 706 के अंदर हमने सर्कमस्टांसेस पढ़े हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रखा था, इवन क्लास में नोट भी करा रखा है, कब ईओएम पैरा को इंक्लूड किया जाता है।
और उसमें एक पॉइंट था, दैट इज अर्ली एडॉप्शन वेयर परमिटेड of a new accounting standard which has a pervasive effect on the financial statements in advance of its effective date। तो इसका तो सीधा साधा आंसर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा का था। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी ऑडिट फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर लैप्सेस इन द ऑडिट प्रोसीजर for testing of control activities relating to information processing in terms of SA 299 यदि ऑडिट प्रोसीजर प्रोफेशनली परफॉर्म नहीं किए गए बाय द सबऑर्डिनेट स्टाफ ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट। क्वेश्चन ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है the work relating to the information processing which is a part of the control activities, a component of the internal control of the company allocated to MPR and company specifically and not the part of joint audit assignment। आपके पास रिसोर्सेज की कमी थी और आपने एबीसी एंड एसोसिएट्स के सबऑर्डिनेट स्टाफ को यूज किया, बट उसके काम को रिव्यू करने की जिम्मेदारी आपकी थी, एमपीआर एंड कंपनी। तो किसी भी तरह का यहां पर कोई नेग्लिजेंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? एमपीआर एंड कंपनी होगी। नेक्स्ट, which of the activities verified by the subordinate staff of ABC and associates pertains to the control activities information processing। यहां पर भी कुछ बच्चों ने गलतियां करी हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं कंट्रोल एक्टिविटीज के ऊपर चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में जब हम एसए 315 के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ते हैं तो उसके 5 कंपोनेंट में कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस और तीसरा कंपोनेंट आता है कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट, जिसमें परफॉर्मेंस रिव्यू, जहां पर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट से कंपेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जहां पर एप्लीकेशन कंट्रोल एंड जनरल आईटी कंट्रोल्स की कंसीडरेशन आती है, फिजिकल कंट्रोल, जहां पर ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा फाइल्स को कवर अप किया जाता है। तो अब देखो, जो आपका क्वेश्चन था उसके अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस वाज रिव्यूड अगेंस्ट द बजटेड वन, इट इज परफॉर्मेंस रिव्यू। एडिट चेक ऑफ इनपुट डाटा एंड न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक, ये आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ गया। इंफॉर्मेशन इनपुट डाटा डाला जा रहा है, ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड द डेटा फाइल्स, ये आपका जो कंट्रोल एक्टिविटीज का थर्ड पॉइंट था, फिजिकल कंट्रोल, उसके अंदर कवर हो रहा है। फोर्थ, कंट्रोल ओवर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रिलीज ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, अगेन एप्लीकेशन आ गया तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या कवर है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या कवर है या क्या कवर नहीं है। कवर की बात करेगा तो मैं 2 और 4 सिलेक्ट करूंगा, और कहता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या कवर नहीं है तो मैं 1 और 3 सिलेक्ट करूंगा। क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से क्या रिलेटेड है, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से जो रिलेटेड एक्टिविटी है वो है 2 और 4, 2 और 4। तो इसका आंसर आना था डी। सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर, जिस बच्चे की भी एक कॉपी है, ये नहीं बनता, 2 और 4 बनेगा, क्योंकि जो थर्ड एक्टिविटी है वो फिजिकल कंट्रोल की है और जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो परफॉर्मेंस रिव्यू की है। सेकंड एंड फोर्थ एक्टिविटी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की है। यह था केस स्टडी नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी एंड एसोसिएट्स अपॉइंटेड टू बी द पीयर रिव्यूअर। ये तो शायद सभी बच्चों ने ठीक किया है। रेगुलेशन 192 में
कहां पर फीस परसेंटेज बेसिस पर चार्ज नहीं की जा सकती है, वायोलेशन पूछी गई थी। लिक्विडेटर में फीस में बी चार्ज एज ए परसेंटेज ऑफ रियलाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज ए परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में एज ए परसेंटेज ऑफ बेनिफिट डिराइव। तो इसका आंसर सी था। Appearance before income tax appellate tribunal on behalf of audit client, the fees are charged based on the reduction in the demand। ये चीज रेगुलेशन 192 में स्पेसिफिकली कवर नहीं है। हाँ, यदि यही चीज एक नॉन एश्योरेंस क्लाइंट को दी जाती है, नॉन एश्योरेंस क्लाइंट को, देन फिर ये रेगुलेशन 192 में भी कवर हो जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने इस ऑप्शन को सही सेलेक्ट नहीं किया। जब हम रेगुलेशन 192 में चलते हैं तो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट भी रेगुलेशन 192 में कवर हो जाती है, बट क्योंकि बाकी तीन तो ए बी डी ये तीन तो स्पेसिफिकली लिखी है, इसके लिए एक कंडीशन आ जाती है, तो इसका बेस्ट आंसर जो बनेगा वो सी ही बनता है हमारे पास। नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन है जहां पर बहुत इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के। एक्स एंगेजमेंट पार्टनर है ऑफ गुड वर्क लिमिटेड सिंस लास्ट 5 years। ये वर्ड लाइन प्रॉपर नहीं है। एंगेजमेंट पार्टनर फर्म के होते हैं, ऑडिटर फर्म के, कंपनी के थोड़ी होते हैं। एक्स एंगेजमेंट पार्टनर फर्म के रेफरेंस में आप यूज करिए while carrying out the audit of good work limited। तो ये लाइन जो ड्राफ्ट है ना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट मैंने कहा इस तरीके की ड्राफ्टिंग बहुत जगह है पेपर में, बट उससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। Since he is familiar with the working of the company, they have approached CAX, they have approached, कंपनी अप्रोच कर रही है to perform various assignments for them, which assignment out of the below can be accepted by CAX as per the decisions of ethical standard। क्या एक्सेप्ट की जा सकती है? कंपाइलेशन बिल्कुल भी नहीं, ट्रेडमार्क अटॉर्नी बिल्कुल भी नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी मेरे हिसाब से ये भी नहीं। बी पॉइंट मुझे जस्टिफाई लगता है यहां पर। हाउएवर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है, कुछ और टीचर्स ने डी आंसर दिया है, तो इस केस में हम डी आंसर के ऊपर नहीं जा सकते। रीजन बीइंग, मैं आपको इसके अंदर जो डिसीजंस हैं एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के, वो डिसीजंस आपको चेक कराता हूं। इन दैट डिसीजंस वी विल कंसीडर विच आर कवर्ड इन दिस एंड विच आर नॉट अलाउड। डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, इसका पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट परमिटेड टू एंगेज इन असाइनमेंट ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक कंपनी में कंपाइलेशन का काम कर ही नहीं सकता, नॉट परमिटेड। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका पॉइंट नंबर 14 देखते हैं। मेंबर इन प्रैक्टिस कैन नॉट एक्ट एज अ ट्रेडमार्क और पेटेंट अटॉर्नी। कैनॉट। 2 पॉइंट क्लियर, बिल्कुल खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। 21 पॉइंट एंड 25 पॉइंट, मेरे पास 2 पॉइंट और है। Practicing CA can act as authorized representative of a foreign company provided he is not the auditor of said company।
आप फॉरेन कंपनी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं प्रोवाइडेड आप उसके ऑडिटर नहीं है तो। ठीक है, आते हैं, हम ऑडिटर हैं किसके? गुड वर्क लिमिटेड के। इसका कोई फॉरेन कस्टमर है, इसका कोई फॉरेन कस्टमर है, तो क्या मैं उस फॉरेन कस्टमर का ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता हूं? मैं क्या इस फॉरेन कस्टमर की ऑडिट कर रहा हूं क्या? आई एम नॉट द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी, आई एम नॉट द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। तो यदि मैं इस फॉरेन कस्टमर का ऑडिटर नहीं हूं तो मेरा पॉइंट नंबर 21 कहता है प्रैक्टिसिंग सीए कैन एक्ट एज द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। मेरे हिसाब से ये आंसर बेस्ट है, बट कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर 25 करेक्ट है। ठीक है, मुझे करेक्ट क्यों नहीं लगता वो बता रहा हूं, और जो बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्हें करेक्ट क्यों लग रहा है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। जब सजेस्टेड आंसर आएंगे इंस्टीट्यूट के तब देख लेंगे, हो सकता है मेरा व्यू गलत हो सकता है आपका व्यू गलत हो, चांसेस आर देयर। इफ अ प्रैक्टिसिंग सीए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है किसी कंपनी में, देन he should not accept the appointment as the statutory auditor of a company which is a joint venture of the original company, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेगी। मान लीजिए ये ओ कंपनी है, ये ज्वाइंट वेंचर है, आप इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आप इसमें ऑडिटर नहीं बन सकते। बट अब बच्चों का कहना है कि सर क्वेश्चन में तो इसका उल्टा लिखा हुआ है कि आप ओरिजिनल कंपनी में ऑडिटर हैं और ज्वाइंट वेंचर कंपनी के अंदर डायरेक्टर है। मेरे हिसाब से ये रिवर्स पोजीशन भी ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करती है। दैट्स वाई मैं इस आंसर को सही नहीं मानता। टू एक्ट एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द ज्वाइंट वेंचर कंपनी इट विल आल्सो अफेक्ट द इंडिपेंडेंस। बट स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से, एज पर देयर ओपिनियन वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ यहां तो रिवर्स है इसलिए ये अलाउड होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यदि क्वेश्चन को वाइस वर्सा लिखा गया है फैक्ट को तो उसके बेस पर वो चीज अलाउड हो जाएगी। रादर जो दूसरा पॉइंट है, अ प्रैक्टिसिंग सीए कैन एक्ट एज द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए फॉरेन कंपनी प्रोवाइडेड ही इज नॉट ऑडिटर ऑफ द सेड कंपनी, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है ना। क्या आप एक फॉरेन कस्टमर के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं? यदि आप कहते हैं कि ये पॉइंट गलत है तो इसका कोई रीजन दे दीजिए ना। यहां पर कौन सी इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो रही है? ये कंपनी का कस्टमर है, मैं कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कंपनी में मैं एबीसी लिमिटेड कंपनी का ऑडिटर हूं। एबीसी लिमिटेड का कोई कस्टमर है, आप हो सकते हैं। एबीसी लिमिटेड सोफे बेचती है, आपने उस एबीसी लिमिटेड से सोफा खरीदा हुआ है, तो क्या मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता क्या? मुझे तो कहीं से कोई इशू नजर नहीं आता। तो मेरे हिसाब से इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन माय ओपिनियन बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PP Limited wants to make the disclosure on its performance against the various principles of the national guideline। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो बेस्ड है किस पर? मेथडोलॉजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के ऊपर, कि इसमें से कौन कौन से स्टेप्स ठीक है। ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है, ई और एफ गलत है। ई और एफ क्यों गलत है?
आप डॉक्यूमेंट्स को कैसे ओवरलुक कर दोगे? ई तो हो ही नहीं सकता। डॉक्यूमेंट्स को ओवरलुक कर दोगे? नो। रिकमेंडेशन ऑफ असेसमेंट और वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग इंटरिम रिजल्ट? नो, यहां पर हम फाइनल रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं, तो एफ पॉइंट भी गलत है। तो इसके में तो आप सीधा क्या कर सकते थे, यदि पढ़ रखा है तो चैप्टर नंबर 18 में ये 6 स्टेप्स दिए हुए भी, तो पहले 4 स्टेप प्रॉपर लिखे हुए हैं, 5 और 6 में डॉक्यूमेंट रिव्यू की जगह ओवरलुक कर दिया, फाइनल की जगह इंटरिम वर्ड डाल दिया, बस। कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है चेकिंग का। एक सीए एग्जाम के अंदर ईएसजी एश्योरेंस के लिए ऐसी चीजों को असेस करना, ये तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बेस के ऊपर काम हो रहा है, अदरवाइज इन स्टेप्स की लर्निंग इटसेल्फ इज चैलेंजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। A Limited, एक टॉप 1000 listed company engaged in the manufacturing of edible oil, having its registered office at Mumbai and branches all over India. HG and Company Chartered Accountant appointed as the statutory auditor for the financial year 24-25. H engagement partner है for this assignment. कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। सेक्शन 135 की याद दिलाता है कि किन कंपनीज में सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी आती है, बट उसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। ए लिमिटेड ने एक सीएसआर कमेटी बनाई है एज पर सेक्शन 135। सीएसआर कमेटी ने बोर्ड को एक सीएसआर पॉलिसी फॉर्मुलेट करके दी और रिकमेंड किया अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन द स्पेसिफाइड एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज्ड फॉर सीएसआर स्पेंडिंग। एच को ने एंगेजमेंट पार्टनर, इसने ऑब्जर्व किया कि दैट अमाउंट ऑफ ₹20 लाख वाज अनस्पेंट in respect of other than ongoing project relating to CSR spending. Now H कारों के अंदर इसकी रिपोर्टिंग को ढूंढ रहा है। कारों के अंदर इसकी रिपोर्टिंग, CSR की रिपोर्टिंग आपकी शेड्यूल 7 के अंदर कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ फंड का, वो पैरा 3 क्लॉज 20 में आपको रिपोर्ट करना होता है। पैरा 3 clause 20, whether in respect of other than ongoing project company has transferred the unspent amount to a fund specified under schedule 7 within the period of 6 months of the expiry of the financial year. Now अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन है एक, ये रहा सिंपल क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू अनस्पेंट अमाउंट ऑफ 20 लाख आपकी रिपोर्टिंग, क्या कंपनी ने 20 लाख ट्रांसफर किए हैं टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 6। इसमें गलती क्या है, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 मंथ, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। चलो फैक्ट्स आगे पढ़ते हैं केस स्टडी के। CAH ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट नोटिस किया दैट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शो कॉज नोटिस इशू किया है फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड रेगुलेटरी एक्शन मे बी एक्सपेक्टेड। फेमा के अंडर कंपनी पर रेगुलेटरी एक्शन हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा क्योंकि इसका आउटकम अनसर्टेन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। However, CAH thinks that it is relevant for the user's understanding of the financial statement. इस केस में करना क्या चाहिए, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल आइटम। एक सिग्निफिकेंट आइटम है
जिसका डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ, यहां पर आपको क्वालिफिकेशन डालनी चाहिए। इफ दैट आइटम इज मटेरियल इन नेचर। ना तो डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं पर लिखा गया है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन सही नहीं है। ये कहता है हाउ द CAH रिपोर्ट द मैटर रिलेटिंग टू नॉन कंप्लायंस अंडर द FEMA। CAH शुड इंक्लूड द मैटर इन EOM। बहुत सारे बच्चों ने EOM सिलेक्ट किया होगा, लेकिन हो सकता है इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर भी जब आए तो वो EOM ही दे, बट मैं EOM पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। रीजन, EOM की डेफिनेशन है a para included in the auditor report that refers to a matter appropriately presented or disclosed in the financial statement that in the auditor judgment is of such importance that it is fundamental to users understanding of financial statement। और जब हम EOM पैरा की ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपको ध्यान होगा, ड्राफ्टिंग में हम एक वर्ड यूज करते हैं, वी विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू पैरा नंबर सो एंड सो ऑफ नोट्स टू अकाउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो है ही नहीं, आप ये रेफरेंस दे ही नहीं पाओगे। तो जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं करी तो उसका EOM कहां से दे दूंगा? मैं दे ही नहीं सकता। दे ही नहीं सकता, मेरी प्रॉब्लम है, बिकॉज द मैटर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है तो अदर मैटर पैराग्राफ में भी नहीं आएगा। अदर मैटर पैराग्राफ की डेफिनेशन क्या है? जो ऑडिटर को लगता है जरूरी है यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर रिपोर्ट से, लेकिन ये मैटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन ने खुद ही लिखा है इसको, ऑडिटर थिंक दैट इट इज द रेलिवेंट फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो OM आ ही नहीं सकता। EOM की बात खत्म, क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं है। OM की बात खत्म, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। की ऑडिट मैटर, ये अपने आप में चैलेंजिंग है। की ऑडिट मैटर को डेफिनेशन को पूरा नहीं करता। ये मैटर तो ऑलरेडी मैनेजमेंट की नॉलेज में है। ये मैंने कब हाईलाइट किया? मैनेजमेंट को बताया, फिर TCWG को बताया। क्या ये मैंने TCWG को बताया है खुद? मैंने तो नहीं बताया। की ऑडिट मैटर आर सेलेक्टेड आउट ऑफ द मैटर कम्युनिकेटेड टू TCWG, तो वो डेफिनेशन भी पूरी नहीं हो रही मेरी। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बची? मेरे पास ऑप्शन घूम फिरकर, ये भी करेक्ट नहीं है, मेरी ओपिनियन में ये भी करेक्ट नहीं है, बट पहले 3 के मेरे पास रीजन है रिजेक्शन के। मैं रिजेक्शन बेस पर काम कर रहा हूं, 3 मैंने रिजेक्ट करे हैं। H should not report the matter as no regulatory action has been taken against the company as on balance sheet date। सो ये भी करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। इसका एप्रोप्रिएट आंसर बनता है इट इज ए नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल आइटम एंड हेंस अ क्वालिफिकेशन इज टू बी गिवन। बट मेरे पास तो 4 ही ऑप्शन थी, 4 में से 3 मैंने रिजेक्ट कर दी, तो मेरे पास 4th ऑप्शन बची। ये मान लो इमैटेरियल आइटम है, ये मान लो कि जब डिस्क्लोजर, अभी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, फ्यूचर में जाकर आएगा तो अगले साल देखेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। तो यहां पर स्टूडेंट के व्यू, दूसरे टीचर्स के व्यू और इंस्टीट्यूट का व्यू अलग हो सकता है। आगे बात करते हैं। कंपनी की 2 सब्सिडियरी हैं, ऑडिटर्स, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है, देखना जरा।
Auditors are required to prepare the standalone as well as consolidated financial statement of the company. क्या हो गया इंस्टीट्यूट को? खुद ही अपने प्रिंसिपल को भूल गया। ऑडिटर बनाता है क्या स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इतनी बड़ी गलती, ये गलती वैसे माफी के लायक नहीं है। तो इसमें तो इंस्टीट्यूट को इस केस स्टडीज में फुल मार्क्स दे देने चाहिए सारे बच्चों को कि हाँ, हमारे पेपर सेटर ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि कहा कि ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अरे ऑडिटर स्टैंड अलोन को, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है, उनको बनाता थोड़ी है। ब्लंडर मिस्टेक इन ड्राफ्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस। For the purpose of making current period consolidation adjustment, मैं थोड़ी करूंगा कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, फिर वही बेवकूफी कर रखी है। एच ने कंपनी को कहा मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो। ये देखो, अब लाइन पर आए, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो और सब्सिडियरीज की इंफॉर्मेशन दे दो। ड्राफ्टिंग ऊपर वाली लाइन गलत है, दोनों की दोनों, ये ठीक है। दोनों सब्सिडियरीज दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट कर रखी हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट पर क्वेश्चन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट? हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज करंट होती है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स के इफेक्ट्स की एडजस्टमेंट करंट होती है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। दो ही होती हैं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ध्यान आ रहा है? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, determination of goodwill or capital reserve and determination of amount of equity attributable to minority known as the NCI, non controlling interest। तो इसका तो आंसर सिंपल सा है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, एक एक पैरा पढ़ते जाओ, एक एक क्वेश्चन करते जाओ, ऐसी केस स्टडीज बनी हुई है। H in consultation with the management decided to visit 10 out of the 15 branches of A Limited within a period of 15 to 20 days situated in various states of India. Management decided to pay H advance of 5 lakh against the estimated expense of 5.25 lakh on visit to be conducted as a part of services rendered. In terms of the discussion, 5 lakh transfer कर दिए गए उसके बैंक अकाउंट में from which he meet all the expenses for visiting the branches. However, he failed to keep the amount received in a separate bank account. जो अमाउंट एक्सपेंस के लिए मिलता है उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराने की एज सच कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके ऊपर ऑलरेडी काउंसिल ने अपनी सुजेशंस दी हुई हैं। क्लॉज 10 पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2, क्लॉज 10 पार्ट 1 शेड्यूल 2, an advance received by a chartered accountant against the services to be rendered does not fall under the clause 10 part 1 of the second schedule. Money received for the expenses to be incurred which are not intended to be spent within a reasonable short time, उसे सेपरेट अकाउंट में डालना होगा। अदरवाइज जो अभी काम होना है उसका जो खर्चा है, ठीक है, आपके अपने अकाउंट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये मेंबर गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का? जिसका जवाब है नहीं। काउंसिल ने सुजेशन दी, एनी एडवांस अगेंस्ट द सर्विसेज डज नॉट फॉल अंडर क्लॉज नंबर 10। बी आंसर। सो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और क्यों मैंने किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को आंसर माना है, 2-3 क्वेश्चन में ऐसे डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। दैट्स वाई इतना टाइम मैंने लिया है इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं फैक्ट से जब रिलेट कर रहा हूं तो जो मुझे मोस्ट एप्रोप्रिएट लगा कंसीडरिंग द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन, उसे मैंने सेलेक्ट किया है। तो ऑप्शन दूसरी भी हो सकती है कुछ एमसीक्यूज में, तो वो जब इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स रिलीज होंगे देन ओनली हम इनको कंफर्म कर पाएंगे।
राइट। तो इस वीडियो को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा पार्ट बी की, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डील करेगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।